महाराष्ट्र के अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा के विवादित बयान पर फुल ऑन राजनीति हो रही है। हैदराबाद के उवैसी बंधुओं पर नवनीत राणा की टिप्पणी से अकबरुद्दीन उवैसी का वो बयान भी याद दिलाया, जिसमें वो 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात कर रहे थे। दरअसल नवनीत राणा हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के लिए प्रचार करने पहुंची थी, जहां भीड़ को संबोधित करते हुए नवनीत राणा ने जो कहा उस पर बवाल मच गया। आप भी सुनिए ओवैसी ब्रदर्स के लिए बीजेपी नेता ने क्या कहा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को, जिसमें हम नीचे आ गए। छोटे ओवैसी मतलब अकबरुद्दीन ओवैसी को संबोधित करते हुए नवनीत राणा कह रही हैं कि अकबरुद्दीन 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात कर रहे थे, जबकि हमें सिर्फ 15 सेकंड चाहिए। उन्हें 15 सेकंड में किसी को भी पता नहीं चलेगा कि दोनों भाई कहां से आए और कहां को चले गए। और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को, जिसमें हम नीचे आ गए। ये 15 मिनट और 15 सेकंड की बात क्यों हो रही है, चलिए आपको इसकी पृष्ठभूमि बताते हैं। दरअसल नवनीत राणा 15 सेकंड के लिए पुलिस हटाने की जो बात कर रही हैं, वो उस बयान के जवाब में है जो असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज से कई साल पहले दिया था। हैदराबाद की एक सभा को संबोधित करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी 2 समुदायों की जनसंख्या का जिक्र करते हुए कहा था कि तुम्हें बड़ा घमंड है 100 करोड़ होने का। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम दिखा देंगे कि कैसे 100 करोड़ पर 25 करोड़ भारी पड़ेंगे। और लोग मुसलमान को डरा रहे हैं। अरे मोदी है, मोदी है, का मोदी, किधर का मोदी। आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। तस्लीमा नसरीन आई, कहां है किसी को नहीं मालूम। ये भी आ रही। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। नवनीत राणा के बयान पर हर तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। नवनीत को सबसे पहला जवाब असदुद्दीन ओवैसी ने ही दिया और अपने जवाब में पीएम मोदी को भी घसीट लिया। ओवैसी ने पीएम मोदी से कहा कि 15 सेकंड के बजाय 1 घंटा दे दीजिए, हम भी देखना चाहते हैं कि आप में जरा सी भी इंसानियत बची है या नहीं। ओवैसी ने कहा, हमें बताइए कहाँ आना है, हम आएंगे। 15 सेकेंड उन्होंने कहा कि छोटे ने कहा 15 मिनट, हम कह रहे हैं कि 15 सेकेंड। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी को मैं बोल रहा हूँ कि 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपने रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है। हम तो तैयार हैं। लेकिन ये मामला जब शुरू हुआ, नहीं देखिए, नहीं देखिए, हम तो कह रहे हैं ना कि करिए। अब कोई ओपन कॉल कर रहा है सब चीजों का, तो ठीक है, करिए आप, कौन रोक रहा है आपको। दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, आरएसएस आपकी, सब चीज आपका है, करिए, कौन रोक रहा है आपको। बोलते क्यों है, करिए ना, बल्कि हमको बता दीजिए कहाँ पे आना, हम आ जाते हैं। इनका ये सबक सिखाना पड़ेगा। ये कांग्रेस के साथ सभी ऐसे ही लोग हैं, जुटे हुए हैं, जो बार बार इस देशवासियों का मान सम्मान पे ठेस लगाए और इन लोगों ने अपमान किया है।
अब वक्त आया सारा भारत देश को यह जानने के लिए कि हमारा सम्मान करने वाले एकमात्र मोदी के अलावा कोई नहीं है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने कहा कि बीजेपी नेता जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तब तक उनके पेट का पानी नहीं पचता है। आनंद दुबे ने आरोप लगाया कि जनता ने जिस बीजेपी को देश का विकास करने के लिए सत्ता सौंपी थी वो भारत पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान कर रही है। चाहे नवनीत राणा हो और चाहे ओवैसी बंधु हो, एक ही जैसी भाषा बोल रहे हैं। कोई कह रहा है 15 मिनट के लिए पुलिस दे दीजिए तो हम हिंदुओं को सबक सिखा देंगे। कोई कह रहा है कि मुझे 15 सेकंड के लिए पुलिस दे दीजिए तो फिर हम मुसलमानों को सबक सिखा दें। आखिर आ गए ना हिंदू मुसलमान पर। कहाँ गया वो अब की बार 400 पार का नारा, कहाँ है? तीसरे फेज खत्म होते होते अपना असली रूप दिखा दिए। जब तक हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, भारत पाकिस्तान नहीं करेंगे, बीजेपी के नेताओं के पेट का पानी नहीं पचता है। आपको विकास के लिए लाया गया था ना, आपको रोजगार के लिए लाया गया था ना, आपको लाया गया था कि महंगाई आप कम करेंगे। ये भारत और हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है ना, ये आपसी भाईचारा है। यहाँ पर सबको साथ लेकर चलना पड़ता है और शायद इसीलिए हिंदू महान होता है, क्योंकि हिंदू सहिष्णु होता है। हिंदू अपने हृदय में सभी को स्थान देता है। हिंदू कमजोर नहीं होता है, हिंदू उदार होता है, दयालु होता है। लेकिन ये सब बीजेपी को कौन समझाए? बीजेपी दूसरों को हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बांटती है, दूसरों को नैतिकता का ज्ञान देती है, लेकिन खुद के कार्यकर्ता और खुद के नेताओं के जो बड़बोलेपन है उस पर लगाम नहीं लगा पाती। ये पूरा चुनाव बीजेपी हार रही है, डरी हुई है। इसके लिए अनाप शनाप बयानबाजियां हो रही हैं, लेकिन जनता सब देख रही है और इंडिया गठबंधन और महाविकास आघाड़ी को बढ़त दे रही है जनता। इसके लिए ये लोग बौखला गए। भारत में ऐसे नेताओं की लंबी फौज है जिनका मानना है कि बिजली, सड़क, पानी, महंगाई, रोजगार, शिक्षा जैसे मुद्दों पर भाषण तक तो ठीक है, लेकिन चुनाव इन मुद्दों पर नहीं जीते जा सकते। ऐसे नेताओं को लगता है कि चुनाव जीतने के लिए भावनात्मक मुद्दों को उठाना जरूरी है। इसी सिलसिले में कई बार ऐसे बयान दिए जाते हैं जिससे चुनावी गणित तो ठीक बैठ जाता है, लेकिन देश का सामाजिक ताना बाना बिखरने लगता है। इलेक्शन डेस्क, एएनबी न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, बिलासपुर, भूतपुर, गुरुग्राम, खरौना, फरीदाबाद, लुधियाना, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हनीपुर, कानपुर नगर से एएनबी न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क एएनबी न्यूज 2024 का रण है तैयार। कौन है सत्ता के असली दावेदार? एनडीए की फौज तैयार तो इंडिया गठबंधन भी भिड़ने को बेकरार। मोदी लगातार तीसरी बार, या खत्म होगा राहुल गांधी का इंतजार? बनी रहेगी मोदी सरकार या चलेगी बदलाव की बयार? वादों की बौछार, घोषणाओं का अंबार, बयानों के तीखे वार, विपक्ष की हुंकार। जनता किसे चुनेगी इस बार? सत्ता का महासंग्राम देखिए सिर्फ एएनबी न्यूज पर।
लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली आर्थिक सलाह परिषद की एक नई रिपोर्ट आई है, जिसके नतीजे हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति को और हवा देने वाली साबित हो सकती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1950 के बाद से हिंदुओं की आबादी में करीब 8% की कमी आई है। दूसरी तरफ मुसलमानों की आबादी का ग्राफ 43% की तेजी से बढ़ा है। विश्व हिंदू परिषद ने रिपोर्ट के आंकड़ों पर हैरानी जताई है। बीएचपी के संयुक्त सचिव सुरेंद्र जैन ने आरोप लगाया कि इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति जिम्मेदार है। सभी राजनीतिक दलों को साथ बैठकर जनसंख्या विस्फोट पर चिंता जाहिर करनी चाहिए। आबादी बढ़ रही है, प्रजातंत्र के अंदर हेड्स काउंट होते हैं और इसलिए इनका वोट लेने के लिए आज सेकुलर दलों में इनको और ज्यादा कट्टर बनाने, और ज्यादा आक्रामक बनाने की होड़ लगी है। कहते हैं पिछड़े हैं इसलिए इनका आरक्षण मिलना चाहिए। अरे पिछले 1200 सालों से तो यही राज कर रहे हैं ना। पहले आक्रमणकारी के रूप में थे, उसके बाद अंग्रेजों के साथ मिलकर किया, फिर कांग्रेस के साथ मिलकर मनमानी की है। जनसंख्या बढ़ाते जाओगे और पिछड़ेपन की जिम्मेदारी किसी और की होगी। इसलिए यह तय करना होगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ाने को तुम जेहाद के तौर पर लेते हो। तुम्हें जेहाद चाहिए या विकास चाहिए। मिल बैठकर पूरे देश के राजनीतिक दलों को भी विचार करना होगा। भारत जनसंख्या विस्फोट की ओर बढ़ रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। आबादी पर रिपोर्ट के आते ही अब राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि ये सब मुस्लिम तुष्टीकरण वाली नीतियों का नतीजा है। यही कांग्रेस पार्टी की हमारे देश में लेगेसी रही है। हिंदू समाज की प्रताड़ना, हिंदू समाज को वंचित रखना और हिंदू समाज और सनातन धर्म का अपमान करना। ये जिस आंकड़े की आप बात कर रहे हैं वो प्रतिबिंब है कि कांग्रेस के राज में किस प्रकार से हिंदू समाज के ऊपर जिस प्रकार से सामाजिक प्रहार हुए हैं, हमारे समाज को जाति के आधार पर बांटने की किवायत हुई है। ये उसी का एक साक्ष्य है, ये उसी का एक परिणाम। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो भाग में बटा। उस समय मुसलमानों की आबादी 8% थी, 1 या 2%, 1% क्रिश्चियन अन्य लोग थे। लेकिन आज हिंदुओं की आबादी सरकारी आंकड़े के मुताबिक 79 है, लेकिन अप्रत्यक्ष घट के 70% पे आ गया है। और मुसलमानों की आबादी 8 से बढ़कर के वो 14-15 पर सरकारी आंकड़े और गैर सरकारी आंकड़े वो 20+ में आ गया है। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ये कांग्रेस पार्टी, बिहार में आरजेडी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन्होंने वोट बैंक की राजनीति की। बांग्लादेश से घुसपैठिए आए, 4 जिला हमारा अब खत्म हो गया। 4 जिला बिल्कुल अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज आप 50 में देखेंगे और आज देखेंगे। और धीरे धीरे भारत के अंदर 150 लगभग जिले हैं और ये भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने घटती हिंदू जनसंख्या और बढ़ती मुस्लिम आबादी के मुद्दे को आरक्षण, अवैध मतांतरण और घुसपैठ से जोड़ दिया। उन्होंने पूछा कि विपक्षी दल बढ़ती मुस्लिम आबादी को आरक्षण देने के लिए किस समुदाय की आरक्षण में कटौती करेंगे। मैं सारे विपक्षी दलों से पूछना चाहता हूँ, इसमें आप कौन सा आरोप लगा रहे हैं? जाइए कोई चेक कर ले कि 1951 की सेंसस में क्या था और 2011 की सेंसस में क्या है। 51 की सेंसस में हिंदू 88% है, 2011 में 79.8% है और मुसलमान 9.5% है और यहाँ इस समय 14.5% से ऊपर है। तो इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। पर यह जनसंख्या का इस रफ्तार से बढ़ना
और उस बढ़ती हुई जनसंख्या को ललचाई नजरों से देखकर राजनीति करने को तत्पर होना। इसलिए मैं विपक्षी दलों से, इंडी गठबंधन से पूछना चाहता हूं कि आप संख्या के आधार पर आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, तो इस बढ़ती जनसंख्या पे कितना आरक्षण आप बढ़ाते चले जाएंगे भविष्य में और किसका काटते चले जाएंगे? क्योंकि SC, ST, OBC की जनसंख्या सिर्फ जनसंख्या बढ़ने के आधार पर बढ़ेगी संख्या। ये जनसंख्या, इनकी संख्या 3 तरीके से बढ़ेगी। जनसंख्या बढ़ने से, धर्मांतरण से, क्योंकि उसको इंडी गठबंधन के सारी सरकारें और दल समर्थन करते हैं, और घुसपैठ से। ममता बनर्जी जैसे लोग कहते हैं मैं देखती हूं कौन जो है घुसपैठियों को बाहर कर सकता है। इसलिए मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इन 3 तरीके से बढ़ती हुई जनसंख्या, और जनसंख्या वहां पर बहुविवाह की मान्यता है, इसलिए जनसंख्या और तेजी से बढ़ेगी। इन 3 तरीके से बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर भविष्य में आप किसका आरक्षण कितना खाकर देना चाहेंगे, इस बात का जवाब आप दीजिए। उधर विपक्ष का आरोप है कि इस रिपोर्ट के जरिए केंद्र सरकार देश की जनता को भ्रम में डालने की कोशिश कर रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जो सेंसस 2021-22 में होना था वो 2024 तक नहीं हो पाया। तेजस्वी ने कहा कि नफरत फैलाने की बातें की जा रही हैं। पीएम मोदी और बीजेपी का यही एजेंडा है। हिंदू आबादी घटी है। प्रधानमंत्री के आर्थिक परिषद के द्वारा ये जारी किया गया है कि हिंदू आबादी 7.82 घटी है, मुस्लिम और क्रिश्चियन की आबादी बढ़ी है। आप देखिएगा जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग करते हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं। पीएम की इकोनॉमिक काउंसिल की रिपोर्ट में 1950 से 2015 के बीच आबादी की स्टडी की गई है। स्टडी के मुताबिक देश में हिंदुओं की आबादी में करीब 8% की गिरावट हुई है, जबकि 1950 की तुलना में अल्पसंख्यकों की आबादी में 2015 तक 43.15% का इजाफा हुआ है। अब ये रिपोर्ट चुनाव के ठीक बीचों बीच आई है, लिहाजा इस पर जमकर राजनीति हो रही है। इलेक्शन डेस्क, एनबी न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, बिलासपुर, नूरपुर, गुरुग्राम, खरौना, फरीदाबाद, करनाल, लुधियाना, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हनीपुर, कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज 2024 का रण है तैयार। कौन है सत्ता के असली दावेदार? NDA की फौज तैयार तो इंडिया गठबंधन भी भिड़ने को बेकरार। मोदी लगातार तीसरी बार, या खत्म होगा राहुल गांधी का इंतजार? बनी रहेगी मोदी सरकार या चलेगी बदलाव की बयार? वादों की बौछार, घोषणाओं का अंबार, बयानों के तीखे वार, विपक्ष की हुंकार। जनता किसे चुनेगी इस बार? सत्ता का महासंग्राम देखिए सिर्फ ANB न्यूज पर।
लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण पूरा हो गया है। 543 में कुल 283 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। मसलन आधा चुनाव पूरा हो गया है। अब सबकी नजर बाकी बचे 4 चरणों पर है। चौथे चरण की वोटिंग 13 मई को होनी है। ऐसे में सियासी दल धुआंधार चुनाव प्रचार में लग गए हैं। चुनावी जनसभाओं में विरोधियों पर जोरदार हमले बोले जा रहे हैं। यूपी के फतेहपुर सीकरी पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ की। नड्डा ने कहा कि गरीबों, वंचितों, शोषितों और किसानों को सशक्त करने का काम सिर्फ मोदी सरकार में हुआ है। तो दे सकता हूं, लेकिन मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांव की, गरीब की, वंचित की, पीड़ित की, शोषित की, दलित की, युवा की, किसान की, हमारी मातृशक्ति माताएं बैठी हैं, उनको अगर सशक्तिकरण किसी ने किया और ताकत दी तो प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों ने दी उनको ताकत। ये हमको समझ में आई। मैं बताना चाहता हूं, आज देश प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण आज नीति आयोग बताता है कि 25 करोड़ लोग देश के गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए, गरीबी की रेखा से निकल गए। 25 करोड़ लोग सिर्फ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण। और निरंजना जी को जिता के भेजिएगा। अगले 5 साल तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलती रहेगी और गरीबों को कोई भूखा नहीं सोएगा, उसकी व्यवस्था की जाएगी। ये हम बताना चाहते हैं। यहां बैठे हैं बहुत से विधायक लोग, सचान जी बैठे हैं, लंबे समय से राजनीति में हैं। पूछिए, मैं 1993 में विधायक हो गया था। उस समय हमारे पास मेरा बीडीओ आता था, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और सचान साहब मेरे को बोलता था आपको एक खुशखबरी सुनानी है। मैं बोलता था सुनाओ भाई बीडीओ महोदय, क्या खुशखबरी है? बोलता था आपको इस साल एक पंचायत में 2 इंदिरा आवास योजना के घर मिले हैं, 2। मैं बोलता था भैया तू ही रख ले, ये मैं किसको बांटूंगा? 1 अनार 100 बीमार। आज मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़। और निरंजना जी को जिता के भेजिएगा। मोदी जी का संकल्प है अगले 5 साल में 3 करोड़ और घर बनेंगे, 3 करोड़ और घर बनेंगे। एक तरफ जेपी नड्डा बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस रोजगार के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तेलंगाना के नरसापुर में प्रचार करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस सभी बेरोजगारों को पहली नौकरी की पक्की गारंटी देने जा रही है। नई योजना ला रहे हैं, పహలీ నౌకరీ పక్కి। మేము ఇప్పుడు ఒక కొత్త యోజనతో అంటే పథకంతో వస్తున్నాం। పహలీ నౌకరీ పక్కి అంటే మొదటి ఉద్యోగం పక్కా, అది లెక్క। मतलब 1 साल के लिए इन कंपनियों में, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी ऑफिसेज में हिंदुस्तान के सारे बेरोजगार युवाओं को हम अधिकार देने जा रहे हैं। 1 साल की नौकरी, बेहतरीन ट्रेनिंग और 1 साल में 1 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में। मित्रुलारा, बीजेपी का कहना है कि आधा लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है, जिसके बाद एक बार फिर मोदी सरकार की गूंज सुनाई दे रही है। लखीमपुर में एक रैली के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरे देश में एक ही स्वर गूंज रहा है और वो है फिर एक बार मोदी सरकार। पूरे हो चुके हैं। बहन और भाइयों, आधा चुनाव संपन्न हो चुका है। चौथे चरण में आपको भी मतदान में भाग लेना है। पूरे देश के अंदर एक स्वर गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। बहन और भाइयों, ये मोदी सरकार के बारे में जो यह स्वर गूंज रहा है, ये वैसे ही नहीं है। जब जनता जनार्दन से पूछते हैं कि आखिर इतना उत्साह और उमंग का कारण क्या है, तो एक ही बात कहते हैं। जनता जनार्दन कहती है
कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यानी जनता जनार्दन के मुंह से एक ही स्वर गूंजता है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब मुझे बताओ, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग हैं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अच्छा हुआ है ना? सहमत है ना? फिर ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग क्या बयानबाजी कर रहे हैं? कांग्रेस के एक कथित बुद्धिजीवी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण अनावश्यक है। ये राहुल गांधी के सलाहकार हैं और ऐसे ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका बयान आया है राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ है। यूपी की रायबरेली सीट से कांग्रेस ने राहुल गांधी को मैदान में उतारा है। राहुल की बहन प्रियंका गांधी इन दिनों रायबरेली में खूब प्रचार कर रही हैं। एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान को बदलकर लोकतंत्र को कमजोर करने का काम करेगी। आज भाजपा के नेता ये हर जगह जाके कह रहे हैं कि संविधान को बदलेंगे, फिर से सत्ता में आए तो संविधान को बदलेंगे, आपके अधिकारों को कमजोर करेंगे, क्योंकि इसी संविधान ने आपको अधिकार दिया वोट का, आपको आरक्षण का अधिकार दिया, आपको भोजन का अधिकार दिया, आपको शिक्षा का अधिकार दिया, आपको आवाज उठाने का अधिकार दिया, आपको आंदोलन करने का अधिकार दिया। यही लोकतंत्र होता है और इसी लोकतंत्र की मजबूती को ये खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। ये सिर्फ अपने बड़े बड़े खरबपति उद्योगपति मित्रों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज देश की सारी संपत्ति अपने उद्योगपति मित्रों को दे चुके हैं। बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे पर तीसरी बार सत्ता में आने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। वही विपक्ष के लिए 2024 का चुनाव करो या मरो वाली स्थिति जैसा ही है। यही वजह है कि आपस का मनमुटाव भूलकर सभी विपक्षी दल एक साथ आए हैं। देखना होगा कि सत्ता के समर में कौन बाजीगर साबित होता है। इलेक्शन डेस्क, एएनबी न्यूज।